हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सेस्मिक नॉइज की बात कर रहे हैं हम लोग और आपको बता देता हूं मैं अप्रैल 2020 का रिवीजन जो है वो अभी चल रहा है। ये प्रीलिम्स आपका एग्जाम है 2021 का। यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, 2021 में प्रीलिम्स देने वाले हैं इसी साल। तो ये सीरीज जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में ऑलरेडी जो है वो जनवरी फरवरी मार्च जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जो कंप्लीट कंपाइलेशन वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको जो है वो अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, चेक कर लीजिएगा इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर। और चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट रिवीजन सीरीज को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, सबसे पहले तो सेस्मिक नॉइज की डेफिनेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये जैसे ही ग्राउंड वगैरह वाइब्रेट होता है तो उसको कहते हैं सेस्मिक नॉइज। जो अर्थक्वेक आता है ना, उसमें कुछ वाइब्रेशन होता है, राइट। और या फिर कोई भी जैसे ह्यूमन की एक्टिविटी भी इवन कुछ होती है ऐसे, जैसे कि माइंस वगैरह जहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जब एक्सप्लोजन वगैरह होता है, हालांकि एक्सप्लोजन वगैरह को हमने बैन कर दिया है, बट फिर भी ऐसी कुछ इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है तो उस दौरान भी हमें देखने को मिलता है कि जो नॉइज जो जनरेट होती है, जो वाइब्रेशन जो जनरेट होता है, और ये अनवांटेड सिग्नल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि सेस्मोमीटर जो है वो रिकॉर्ड करता है। तो ये सेस्मिक नॉइज जो है वो इसे कहते हैं। बस सिंपल सी चीज़ ये आप थोड़ा सी ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अभी सेस्मिक नॉइज नाम से एक टॉपिक जो था वो न्यूज़ में था, बताइए क्या है ये। अब देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अनक क्रकटाउ वॉल्केनो ये अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ था, यानी कि विस्फोट हुआ था इस पर्टिकुलर ज्वालामुखी में। ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, क्वेश्चन आएगा तो इंडोनेशिया आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सुंदा स्ट्रेट कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में हमें देखने को मिलती है, सुंदा स्ट्रेट, राइट। ये जो स्ट्रेट है, हम नीचे की तरफ जाएंगे इंडोनेशिया की तरफ, तो ये वाला जो एरिया, स्ट्रेट वाला जो एरिया हमें देखने को मिलता है, राइट। तो जहाँ से शिप वगैरह जो है वो निकल सकती हैं, राइट, एरिया हमें देखने को मिलता है। और ये किसके बीच में है, तो सुमात्रा और जावा के बीच में। ये थोड़ी सी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सुंदा स्ट्रेट। तो ये चीज़ आ सकती है एग्जाम में। अब वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 10 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस समय 265th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को सैमुअल हैनमन की देखने को मिली थी। ये कौन है, होम्योपैथी के फाउंडर है। और होम्योपैथी क्या है तो आप जानते हैं इसके बारे में। 2020 की जो थीम है वो है एनहेंस द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में होम्योपैथी के स्कोप को जो है वो बढ़ाना, एनहेंस करना। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड क्या है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, याद रखिए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे कि ये फलाना बॉडी बताइए, स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की देखने को मिलती है। कानून के तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था 1995 के। अब देखो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करें गाइस, तो इसे स्टैब्लिश किया गया था एक कानून के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 के द्वारा। और आर्टिकल 323A जो है वो इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और इसमें एक CAT, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हमें देखने को मिला। कैट जो है उसे डाला गया। तो सिविल सर्वेंट्स के बीच में या सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, इनकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो इस कोर्ट में जो है वो फैसला लिया जाता है, कैट में फैसला लिया जाता है। अब युक्ति पोर्टल की बात करते हैं गाइस। युक्ति पोर्टल जो है, इसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैक्टिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नाम से समझ आ रहा है, यंग इंडिया, युवा जो है गाइस, ये टारगेट किया गया है कि युवा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए काम करें, अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज को लाकर, अपने नॉलेज के थ्रू, अपने इनोवेशन के थ्रू। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात करें गाइस, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को, कि इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, मैनेज किया जाता है लोगों को, कि जो भी लोग जो है वो अगर ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए जो भी लोग डिजीज के एक्सपोजर में होते हैं तो उन्हें ट्रेस किया जाता है। तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमें देखने को मिलती है। तो कोरोना वायरस के बारे में इतनी सारी चीजें ही हैं तो ऑलरेडी आपको पता ही है इसके बारे में। फ्लाई ऐश क्या है, तो आप लोग जानते हैं फ्लाई ऐश के बारे में, तो इसे फ्लू ऐश या फिर पल्वरिस्ड फ्यूल ऐश भी कहते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि जिन पर्टिकुलर पावर प्लांट्स में या फिर जहां पर भी कोयले को जलाकर एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है, या कोयले का को जलाकर जो जिन इंडस्ट्री में काम होता है, तो आप जानते हैं कि कोयला वगैरह जब जलता है तब क्या होती है, ऐश जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये वाली जो ऐश होती है गाइस, इसके पास क्षमता होती है 100 किलोमीटर तक फैलने की। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एक जगह पर ऐश जो है वो मतलब बनी, प्रोड्यूस हुई, कोयले को जलाकर राख बन गई, और इस राख के पास क्षमता होती है 100 से लेकर 150 किलोमीटर तक ट्रैवल करने की। तो ये बहुत मतलब दूर दूर तक जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करने की क्षमता रखती है। बट हाँ, इसका उपयोग भी किया जा सकता है। इसको आप प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करके ब्रिक्स वगैरह जो है वो बना सकते हो, सीमेंट वगैरह इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो EVS की क्लास आपने ली होगी, एनवायरमेंट की क्लास मैं कंडक्ट करता हूँ, तो उसमें आपको मैंने पढ़ाया हुआ इस चीज़ के बारे में, आपको शायद याद आ रहा होगा। और काफ़ी डिटेल में करंट अफेयर्स की क्लास में भी हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। देखो, रिलायंस पावर प्लांट जो है, इसका फ्लाई ऐश डाइक जो है वो कोलैप्स हुआ था। और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। मध्य प्रदेश की सिंगरौली को जो है वो एनर्जी कैपिटल भी जो है वो कहते हैं, मध्य प्रदेश की।
राइट, पावर कैपिटल, एनर्जी कैपिटल। और मध्य प्रदेश के अंदर डिसीजन लिया गया है कि सिंगरौली को जो है वो सिंगापुर कैपिटल जो है वो बनाया जाएगा, या सिंगापुर की तरह जो है वो बनाया जाएगा। तो देखो फ्लाई ऐश में ये चीज पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लाई ऐश में क्या क्या केमिकल कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसके अंदर होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके अंदर होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड इसमें हमें देखने को मिलता है। और भी काफी सारे माइनर हम लोग को चीजें भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, और इवन जैसे कि बात करें इसके अंदर लेड होता है, राइट, और मरकुरी होता है, राइट। तो ये सब चीजें इसके अंदर, मैग्नीज वगैरह जो होती है, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं। कुछ चीजें इसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी हमें देखने को मिलती है, जो एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राइट। और इससे जुड़ी एनवायरमेंट जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, जैसे हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम्स इससे जुड़ी देखने को मिलती है, जैसे कि ये टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि निकल हो गया, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, क्रोमियम हो गया, लेड हो गया। तो ये काफी टॉक्सिक होते हैं, काफी जहरीले होते हैं, राइट। और इसके अलावा इनका रेडिएशन कहा जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है ना, उसका आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो सोचो न्यूक्लियर वेस्ट से 100 गुना ज्यादा रेडिएशन जो होती है वो इसकी क्षमता हमें देखने को मिलती है, राइट, फ्लाई ऐश की। तो आप समझ ही सकते हो कितना खतरनाक है ये। और वाटर पोल्यूट जो हो जाता है इसके कारण, फ्लाई ऐश के कारण। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया जो है वो होना चाहिए, राइट। अब आगे की बात करते हैं, ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो क्वेश्चन बनेगा प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स जो है वो कब बने हैं, तो हॉट बिग बैंग फेज के दौरान जो है वो बने हैं ये, राइट, प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स। और ये इतने बड़े होते हैं कि ये 3000 किलोमीटर के हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, कि इतने एरिया तक ये फैले हो सकते हैं स्पेस के अंदर, राइट। और इतने छोटे हो सकते हैं जितना कि एक एटम का न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये कुछ चीजें आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। वायरोसोम की बात करें गाइस, तो वायरोसोम ये क्या होता है, जैसे कि जब वैक्सीन जो बनती है ना, वैक्सीन को जब बनाया जाता है तब उसमें जो वायरस जो है वो फैले ना, उसके फैलने की क्षमता को जो है वो रोक दिया जाता है। क्योंकि देखो क्या होता है कि वैक्सीन किस लिए बनाई जाती है, जिससे कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर ले, या हमारी बॉडी की एंटीबॉडी, जिसे मेनली हम लोग बोलते हैं इस लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, कि वो एक्सटर्नल जो थ्रेट होता है हमारी बॉडी को, यानी कि बाहर से कुछ भी वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करके मार सके एंटीबॉडीज। तो बॉडी के अंदर जो है वो बॉडी को ट्रेन करने के लिए वैक्सीन जो है वो दी जाती है। तो वैक्सीन के अंदर ऐसी एक चीज होती है जिसमें कि जो वायरस जो है वो रेप्लिकेट ना कर पाए, मल्टीप्लाई ना कर पाए, इसके लिए ये वायरोसोम जो है वो बनाए जाते हैं। तो वायरोसोम को बनाने की प्रक्रिया हमारी कंट्री में शुरू हुई थी, बट आपसे मेनली जो है वो चीजें पूछी डायरेक्टली जा सकती है कि वायरोसोम होता क्या है। तो ये चीज थोड़ी सी बस ध्यान में रखना प्रीलिम्स के लिए। और बाकी गाइस ये सब जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका डिटेल लेक्चर भी मैं कंडक्ट कर चुका हूं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई हुई है। ये रिवीजन सीरीज चल रही है, तो इसमें हम लोग मेनली टारगेट करते हैं प्रीलिम्स के ऊपर। नहीं तो स्टूडेंट बोलेंगे सर आप जो है वो मतलब इसमें जैसे काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, बट काफी सारी चीजें काम की नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पर सिर्फ वही चीज टारगेट कर रहा हूँ जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, आपको अगर प्रॉपर डिटेल में लेक्चर सुनना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 700 से ज्यादा मैं आपके लेक्चर जो है वो क्रिएट कर चुका हूँ सिर्फ करंट अफेयर्स के, राइट। डेली बेसिस पर मैं आपको करंट अफेयर की तैयारी करवाता हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो वॉर्मीवेट क्या है गाइस, तो ये इंडिया के अंदर बनाई गई हर्बल मेडिकेशन है। डी वॉर्मर ये हमें देखने को मिलता है, यानी कि वॉर्म्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए बनाया गया है। और साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किसने जारी करी, तो वर्ल्ड बैंक ने जारी करी। तो ये रिपोर्ट में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, साउथ एशिया के बारे में क्या स्थिति है पेंडेमिक को लेकर, तो वो सब चीजें बताई हुई है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डायरेक्टली यही क्वेश्चन बस बनेगा, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो चीजें हैं वो मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, राइट, अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट अभी आपका प्रीलिम्स है। और बैंक एश्योरेंस की बात करेंगे तो ये पूछा जाएगा बैंक एश्योरेंस क्या होता है। तो बैंक एश्योरेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो भी बैंक्स जो होती हैं जो इंश्योरेंस बेच रही होती है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो वो बैंक एश्योरेंस जो है वो होती है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब निहांग की बात करें तो निहांग कौन है गाइस, सिख वॉरियर है। तो याद रखिएगा निहांग सिख वॉरियर है। ब्लू कलर का ये वस्त्र जो है वो पहनते हैं, आपने देखा भी होगा इनको, तलवार होती है इनके हाथ में, टर्बन जो होता है, इनकी पगड़ी जो होती है वो काफी बेहतरीन तरीके से डेकोरेटेड होती है, इसमें स्टील क्वार्ट्स वगैरह यानी कि स्टील की कुछ चीजें इसके अंदर लगी रहती हैं, आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा। और ओरिजिन जो है वो उसका कब हुआ था गाइस, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में जब खालसा को क्रिएट किया था, तो उसी समय ये भी बने थे, राइट, ये निहांग, राइट, सिख वॉरियर। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि सिर्फ इकलौती पूरे दुनिया भर का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है जो कि रूल्स बनाता है कि
आपस में कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनली जो है वो किस प्रकार के ट्रेड होंगे, तो उससे रिलेटेड रूल जो है वो तैयार करता है डब्ल्यूटीओ, और इकलौता ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल का जो कि ट्रेड से रिलेटेड रूल बनाता है। कब बना था ये, तो 1 जनवरी 1995, ये डेट थोड़ी सी आपको स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए पता होनी चाहिए, कभी कभी यूपीएससी भी पूछती है, बट मैं आपको बता देता हूं कि किन टॉपिक्स में यूपीएससी जो है वो आपसे डेट पूछ सकती है, तो ये वाला एक टॉपिक है जिसमें पूछ सकती है, राइट। तो 1 जनवरी 1995 थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये एग्रीमेंट पूछा जाएगा कि किस एग्रीमेंट के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, या फिर कभी कभी चूज द करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले आ जाते हैं, तो बस आपको ये मराकेश एग्रीमेंट थोड़ा पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में आपको क्लियर पता होगा डब्ल्यूटीओ जो है वो मराकेश एग्रीमेंट के थ्रू तैयार किया गया था, तो आपका पूरा आंसर, सिर्फ एक ही चीज को देखकर आपका पूरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। और 123 नेशन ने इसको साइन किया था 1994 में, राइट, और 1995 में ये बनकर आ गया था। और इसने किसको रिप्लेस किया है, गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1948 के इसको वो किया है, राइट, इसने रिप्लेस किया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि डेवलप कंट्री क्या होगी या डेवलप कंट्री क्या होगी, डब्ल्यूटीओ ने सॉरी कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं दी है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज पूछती है कि बताओ कि डब्ल्यूटीओ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया जाएगा कि डेवलप कंट्री ये होती है जिनका मान के चलो कुछ डॉलर्स वगैरह रख दिए जाएंगे, ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इससे ज्यादा जो है वो जिनकी इनकम है या फिर मतलब पर कैपिटा इनकम जो है वो इतने अमाउंट से किसी कंट्री की ज्यादा है तो वो डेवलप कंट्री है, तो ऐसे उलझाने के लिए जो है वो स्टेटमेंट आए थे। तो आप ये बिल्कुल क्लियरली ध्यान में रखो कि डब्ल्यूटीओ ने कोई भी डेफिनेशन नहीं दी है कि डेवलप कंट्री क्या होंगी, डेवलपिंग कंट्री क्या होंगी। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स के जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्कीम जो है वो क्या है, तो मैंने आपको इसके बारे में भी कुछ समय पहले रेगुलर करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी बताया था। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्कीम कुछ नहीं होती, इसमें क्या करती है एक कंट्री जैसे यूएसए क्या करती है, जो डेवलपिंग कंट्री जितनी भी है उनको सपोर्ट करने के लिए क्या करती है कि जैसे डेवलपिंग कंट्री सामान जब यूएसए में भेजती है, और आप जानते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को जब कोई सामान जो है वो एक्सपोर्ट करती है, तो जिस कंट्री के अंदर वो सामान आ रहा होता है वो कंट्री उसके ऊपर क्या लगाती है, कस्टम ड्यूटीज लगाती है, राइट, टैक्सेस वगैरह इंपोज करती है। तो ये जो ड्यूटीज जो है ये यूएसए क्या करती है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कम कर देती है, जिससे कि ज्यादा बेनिफिट जो है वो, ज्यादा प्रॉफिट जो है वो डेवलपिंग कंट्री को मिल सके। तो ये इनकी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस स्कीम के अंदर आता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ही कहा है कि डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करो, राइट। और ये इसके सब्सिडाइज और काउंटर वेलिंग मेजर एग्रीमेंट जो 1998 में आया था उसके तहत हम लोग को ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यूरोपियन यूनियन के भी हैं, ये यूएसए का हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। अब बात हो रही है चागास डिजीज की, वर्ल्ड चागास डिजीज की। तो अप्रैल 14 2020 को पहली बार ऑब्जर्व किया है ये वर्ल्ड चागास डिजीज डे। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाती है किसके बारे में, साइलेंट और साइलेंस्ड डिजीजेस के बारे में। तो देखो 72nd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अप्रूव किया था चागास डिजीज डे को 24 मई 2019 को, और पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया 14 अप्रैल 2020 को। अब साइलेंट और साइलेंस डिजीज क्या है, तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाता है कि ये टर्म अभी न्यूज में था, बताओ किससे रिलेटेड है ये। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसी डिजीज जो स्लोली प्रोग्रेस करती है, धीरे धीरे करके बढ़ती है, और ज्यादातर ये गरीब लोगों को जो है वो अफेक्ट करती है, और इवन उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट होता है जिन लोगों के पास कोई भी पॉलिटिकल वॉइस या फिर प्रॉपर हेल्थ केयर जो है वो जिनको नहीं मिलता। पॉलिटिकल वॉइस किस लिए बात करी है, क्योंकि देखो लोग जो है, जनता जो है, राइट, उनके रिप्रेजेंटेटिव ही मतलब ये मेकर होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, राइट। जो हम लोग को एमपी एमएलए देखने को मिलते हैं पॉलिसी मेकर्स हैं। अब जहां पर लोग जो हैं उनकी आवाज ही नहीं पहुंच रही पॉलिसी मेकर्स के पास, मतलब कि जहां पर पॉलिटिकल वॉइस जो है उसकी कमी हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर ये डिजीज जो है वो बढ़ती है, राइट। और डॉक्टर कार्लोस रिबेरियो जस्टिनियानो चागास जो है, इन्होंने डायग्नोस किया था पहले पेशेंट को इस डिजीज के ब्राजील के अंदर 1909 में, राइट। और इसीलिए ये चागास डिजीज डे हम लोग को देखने को मिलता है। और ये क्लासिफाई की गई है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के तौर पर भी, और इसे अमेरिकन ट्राइपानोसोमियासिस भी कहते हैं। इसमें इवन डेथ भी हो जाती है सीवियर केसेस में। इसमें सिम्टम्स होते हैं फीवर, मसल पेन होता है, हेडेक होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, पेट में दर्द, चेस्ट में दर्द होता है, लिम्फ ग्लैंड्स वगैरह जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब स्वेल हो जाते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की बात करें तो सन 2000 में स्टैब्लिश हुई थी, नाम से ही समझ में आ रहा है इंडिया और यूएसए का साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम है। तो इंडिया और यूएसए मिलकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है वो काम करती हैं। ये ऑटोनॉमस नॉन प्रॉफिट सोसाइटी हमें देखने को मिलती है। अब
FRBM, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसका मेन एम क्या है? इंडिया का फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना, कम करना और मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को इंप्रूव करना। आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर फिस्कल डेफिसिट का क्या डेफिनेशन है फिस्कल डेफिसिट की। और सरकार जो है गाइस फिस्कल डेफिसिट सेट करती है इसका टारगेट, और टारगेट जो है ये है, सरकार ने जो सेट किया है कि फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है 3.1% से मार्च 2023 तक। तो इसका उपयोग आप मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा टारगेट ध्यान में रख लीजिएगा। अब रेमडेसिविर के बारे में आई डोंट थिंक कि आपको बताने की आवश्यकता, आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में कोविड के समय पर ये इंजेक्शन का उपयोग जो है वो किया जाता है। बट ये चीज ध्यान में रखना कि ये इंजेक्शन जो है उसका उपयोग यूएसए करती है इबोला वायरस डिजीज को ट्रीट करने के लिए, और यूएसए की कंपनी है जीलेड साइंसेस, इसने ये दवाई जो है वो बनाई, ये ड्रग जो है वो बनाया, ये इंजेक्शन बनाया बेसिकली रेमडेसिविर। क्योंकि ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इस कंपनी का नाम याद रखो आप, क्योंकि कुछ समय पहले यूएसए ने मना कर दिया था कि वो जो है वो रेमडेसिविर जो है वो नहीं देगा, राइट। तो इसीलिए ये कंपनी भी आपसे पूछी जा सकती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 में शुरू हुई थी। इसका मेन एम ये है कि हम लोग जो है वो गोल्ड को इंपोर्ट ना करें, हमारी डिपेंडेंसी गोल्ड के इंपोर्ट पर ना रहे। मेन एम ये भी है कि लोगों की हैबिट को चेंज करना, स्पेशली इंडियन की हैबिट को चेंज करना। इंडियंस होते हैं वो गोल्ड लवर होते हैं, उनको चाहिए होता है गोल्ड अपने पास रखने के लिए। तो कहा जाता है स्पेशली लोग बाग अपने पास गोल्ड इसलिए भी रखते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आगे चल के गोल्ड की कीमत बढ़ेगी और उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि लोग बाग जो है अपने घर पर गोल्ड को जो है वो ना रखें, राइट। अगर उनको अपनी गोल्ड की कीमत बढ़ानी है, इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिजिकल गोल्ड मत रखो, आप जो है वो बॉन्ड्स ले लो, राइट। तो ये चीज इस प्रकार से जो है वो लोगों के हैबिट को चेंज करना है कि आपको तो बेनिफिट चाहिए, ये कहा जाता है लोगों को। तो कहा जाता है कि गोल्ड के रेट जैसे ही बढ़ेंगे वैसे आपको बेनिफिट भी जो है वो मिलेगा, आप इन्वेस्टमेंट करके बॉन्ड जो है वो परचेज कर लो, यानी कि एक पेपर परचेज कर लो इस प्रकार का, राइट। तो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को लेने की जगह पेपर फॉर्म में सॉवरेन बैकिंग यानी कि ये बॉन्ड जो है वो आप ले लो। तो ये इस प्रकार से ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन कंपनीज हैं उनको बेचा जाता है, इंडियन इंडिविजुअल को बेचा जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को, ट्रस्ट को, यूनिवर्सिटी को और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो है वो ये बॉन्ड बेचा जाता है या दिया जाता है। और कम से कम 1 ग्राम का गोल्ड होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? तो ज्यादा से ज्यादा अगर इंडिविजुअल की बात आ रही है तो 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक का एक इंडिविजुअल गोल्ड जो है वो इसका ये वाला बॉन्ड जो है वो परचेज कर सकता है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 किलोग्राम तक जो है वो लिमिट है, और ट्रस्ट और ऐसी कंपनीज के लिए 20 किलोग्राम तक की लिमिट बताई गई है। इसमें क्या है कि इसमें 8 सालों के लिए आपका पैसा जो होता है यानी कि गोल्ड के फॉर्म में वो लॉक हो जाता है, बट आप चाहो तो 5 साल के बाद जो है ये पैसा निकाल भी सकते हो। एग्जिट ऑप्शन इसका शुरू होता है 5 सालों के बाद, क्योंकि बॉन्ड जो होते हैं गाइस वो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि फिक्स रहते हैं, यानी कि उनका जो डेट जो होती है वो लॉक हो जाती है, और उसी पर ही सरकार को भी फायदा मिलता है, क्योंकि सरकार के पास आ जाता है पैसा जिसे सरकार को आवश्यकता होती है पैसों की, और सरकार जो है वो सामने वाले को ये श्योरिटी देती है। तो ये बॉन्ड्स जितने भी होते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये कई बार मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, और बहुत बार बॉन्ड न्यूज में आया, तो बॉन्ड के कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन ये बनेगा, हेलीकॉप्टर मनी न्यूज में था, क्या है ये हेलीकॉप्टर मनी जरा बताओ। तो हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है गाइस कि मतलब भारी मात्रा में पैसे को जो है वो छाप दिया जाता है और पब्लिक में बांट दिया जाता है। हेलीकॉप्टर मनी नाम इसलिए पड़ा, पैसे को छापो और हेलीकॉप्टर से पैसे को उड़ा दो, राइट। और अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन जो है उन्होंने ये टर्म जो है वो लेकर आई थी, क्योंकि देखो कोविड का समय है, लोगों के पास ना जॉब है ना पैसा है, राइट। तो वो चीज हमें देखने को मिली थी। तो ये मतलब हेलीकॉप्टर मनी का टर्म जो है वो चला था कि प्रिंट करो पैसे को और लोगों में बांट दो, राइट, जिससे कि लोगों को राहत मिले। बट ये फायदेमंद नहीं है, स्पेशली इंडिया के अंदर भी उतना फायदेमंद नहीं है, इसलिए तो नहीं हुआ, राइट। चलो एनीवेज, कोविड ज्ञान की अब बात करते हैं। कोविड ज्ञान क्या है गाइस? तो ये ब्रेन चाइल्ड हम लोग को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का देखने को मिल रहा है। इसने मतलब एक वेबसाइट है कोविड ज्ञान नाम की, और ये पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कोविड वायरस से रिलेटेड। और पट्टचित्र की बात करें, पट्टचित्र तो हम लोग को ओडिशा के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है कि एक कपड़ा है, मतलब क्लॉथ है, और ये पेंटेड है, इसमें पिक्चर्स वगैरह जो है वो बनी रहती है। तो पट्टचित्र कहाँ का? ये क्वेश्चन आएगा, तो ओडिशा वेस्ट बंगाल, ये मेन चीज याद रखो। और हिंदू माइथोलॉजी की थीम इस मतलब पिक्चर होती है, यानी कि इस क्लोथ के ऊपर बनी होती है, हिंदू माइथोलॉजी की थीम, और स्पेशली जगन्नाथ और वैष्णव सेक्ट से ये इंस्पायर्ड है। आगे की चर्चा करते हैं। और मीजल्स की बात करें, काफी तेजी से फैलने वाला वायरस है ये, राइट, हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है ये, डेथ भी हो जाती है बच्चों में मीजल्स के कारण। इसमें ये फैलता कैसे? तो नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वायरस वगैरह जो निकलते हैं, माउथ से या थ्रोट से इन्फेक्टेड पर्सन के, तो उससे फैलता है ये। सीवियर मीजल्स की बात करें गाइस, तो इसमें विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है जिनको, या जिनका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है HIV एड्स या दूसरी डिजीज के कारण, तो उनको सीवियर मीजल्स होता है, और उसमें मौत की भी
बताया जाता है कि मौत भी जो है वो होने की संभावना रहती है। इनिशियल सिम्टम्स इसके क्या रहते हैं कि ज्यादा तेज बुखार आ जाना, नाक बहना, ब्लड शॉट आईज, आंखें लाल हो जाती हैं, टाइनी वॉट स्पॉट जो होते हैं वो व्हाइट स्पॉट माउथ के अंदर दिखाई देते हैं, बॉडी के अंदर रैशेज आ जाते हैं, राइट, खुजली वगैरह होने लगती है। ब्लाइंडनेस और एंसीफिलाइटिस भी मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन के अंदर इंक्लूडेड है, राइट, कि ब्लाइंडनेस, अंधा हो जाता है इंसान, राइट, और सीवियर डायरिया भी इसके अंदर इंक्लूडेड हम लोग को देखने को मिलता है। निमोनिया वगैरह भी, ऐसी प्रॉब्लम्स भी जो है वो आ जाती हैं। और यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अराउंड 117 मिलियन बच्चे जो है वो रिस्क में है मीजल्स के, क्योंकि मीजल जो है वो वैक्सीन वगैरह के थ्रू जो है वो प्रिवेंट की जा सकती है, बट प्रॉब्लम क्या थी, कोरोना वायरस के समय पर ये काफी सारी कंट्रीज ने, काफी सारी गवर्नमेंट्स ने अपने रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसको रोक दिया था, राइट। तो इसके कारण डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने जो है वो ये वाली चीज बताई थी। अब देखो, ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान के तहत मीजल्स और रूबेला जो है उन्हें टारगेट किया गया है, और 5 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो क्षेत्र हैं वहां पर 2020 तक इसे एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया था। आशियान की बात करें तो ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए आशियान के बारे में हर एक चीज, राइट। आशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्योंकि कई बार न्यूज में आया है ये वाला टॉपिक। तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश करता है किस चीज के लिए, क्या काम करता है, ये स्टैब्लिश किया गया था पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी जो है, और जो भी टेंशन इस क्षेत्र में साउथ ईस्ट एशियन रीजन पर हमें देखने को मिलती है वो रिड्यूस हो और डेवलपमेंट हो इस पूरे क्षेत्र का। इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। याद रखना ये वाली बात। आशियान का सेक्रेटेरिएट पूछ लिया जाए तो इंडोनेशिया जकार्ता, याद रखना। 1967 में से एस्टैब्लिश किया गया था, किसके तहत, ये चीज पूछी जा सकती है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन आप ध्यान में रखना, या फिर आशियान डिक्लेरेशन, ये चीज तो नहीं पूछी जाएगी, बैंकॉक डिक्लेरेशन ही पूछा जाएगा कि किस डिक्लेरेशन के थ्रू जो है वो आशियान को एस्टैब्लिश किया गया। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन, क्या पता ये भी पूछ लिया जाए, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। नहीं तो कई बार क्या होता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज भी बहुत शानी होती है, ये क्या करती है, लिख देंगे कि आशियान जो है वो किस डिक्लेरेशन के थ्रू जो है वो स्टैब्लिश किया गया, यहीं पर आशियान डिक्लेरेशन लिख देंगे। अब कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे, उनको लगेगा कि आशियान डिक्लेरेशन लिखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, तो वो उसको मार्क नहीं करेंगे, राइट, जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। बट आप लोग रिवीजन क्लास भी ले रहे हो और आप मेरी रेगुलर क्लासेस ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप ये गलती करने ही नहीं वाले हो। और आशियान के फाउंडिंग मेंबर्स हम लोग को क्या कौन कौन देखने को मिलते हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। क्या इंडिया आशियान की मेंबर है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं कई बार आपको आशियान के बारे में पढ़ा चुका हूं। अब बैंक सखी या बीसी सखी, ये क्या है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं गाइस वो बैंक सखी के तौर पर या बीसी सखी के तौर पर काम कर रही हैं। ये 500 रुपए प्रोवाइड करा रही हैं उन महिलाओं को जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट जिन महिलाओं के पास है। तो गांव-गांव क्षेत्रों में ये महिला जो है बैंक सखी जो है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की है, राइट, तो ये गांव में जो है वो उन महिलाओं को सर्विस प्रोवाइड करा रही है, बैंकिंग सर्विसेज। लॉकडाउन के समय पर जो महिला का अकाउंट जो है वो लिंक्ड हम लोग को प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ देखने को मिलता है। और ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स के तौर पर काम कर रही है बैंक के लिए, यानी कि बैंक के ही वर्कर के तौर पर एक काम कर रही है बैंक की मदद करने के लिए, और इनको भी कुछ बैंक कमीशन पे कर रही है इनकी सर्विसेज के लिए। कोलैब कैट की बात करें तो अटल इनोवेशन नीति आयोग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन्होंने लॉन्च किया है कोलैब कैट को, जिसका मेन एम ये है कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट्स को। किन स्टूडेंट्स को, अटल टिंकरिंग लैब्स के, हमारी कंट्री के, राइट, जिससे कि ये क्रिएट करें, मॉडिफाई करें 3D कंप्यूटर्स एडेड डिजाइन को, और फ्री फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के थ्रू, यानी कि स्टूडेंट्स जो भी इमेजिन करना चाहे, जो भी उनकी क्रिएटिविटी है, उसके तहत जो है वो 3D मॉडल जो है वो तैयार करें, 3D डिजाइन जो है वो तैयार करें। तो ये चीज जो है वो इसके अंदर हमें कोलैब कैट के अंदर देखने को मिली है, राइट, जो फैसिलिटी जो है वो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और NIC प्रोवाइड करा रही है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, तो जैसे ये सुनो आपको दिमाग में आना चाहिए, एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है, वो दूसरी कंट्री के साथ, जैसे कि जब भी एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में ट्रेड होता है तो उसमें करेंसी कौन सी यूज की जाती है, US डॉलर, है ना। बट यहां पर ये अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं, ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, पहले से ही डिसाइड हो जाता है करेंसी का रेट क्या होगा। जैसे कि आज की रेट में, जैसे फॉर एग्जांपल आज की रेट में जो डॉलर का रेट चल रहा है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आज की रेट में जितना डॉलर का रेट चल रहा है उस रेट को ये लॉक कर लेते हैं, और उस रेट के हिसाब से अपनी करेंसी को, अपनी यानी कि लोकल करेंसी को जो है वो करते हैं, एक दूसरे के साथ वो ट्रेड करते हैं, लोकल करेंसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, जहां पर डॉलर जो होती है, जो थर्ड पार्टी करेंसी जो हमें देखने को मिलती है, उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होता। अब इंडिया जो है इसके जापान के साथ ऑलरेडी 75 बिलियन US डॉलर के बायलैटरल करेंसी स्वैप है, यानी कि हम 75 बिलियन US डॉलर तक जापान के साथ जो है वो करेंसी, लोकल करेंसी में जो है वो डील करते हैं। RBI ने ऑफर किया है इस प्रकार की स्वैप लाइन सेंट्रल बैंक्स को, जो कि सार्क क्षेत्र पर हमें देखने को मिलती है, और इसमें टोटल कॉर्पस इसका 2 बिलियन US डॉलर का है।
पूल्ड टेस्टिंग एडवाइजरी ये इशू करी है आईसीएमआर ने। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पूल्ड टेस्टिंग है क्या, बताओ। इसमें होता क्या है कि जैसे कि एक जगह है, जिस जगह पर लोग रह रहे हैं, राइट, अब इन पता करना है कि ये पूरे का पूरा जो ग्रुप है उनको कोरोना वायरस है कि नहीं, तो सबका सैंपल लिया जाता है और एक साथ सैंपल रख के टेस्ट किया जाता है, राइट, फिर चेक किया जाता है कि कोरोना वायरस है कि नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम एक इतनी सी है कि अगर आप ज्यादा लोगों के ये टेस्ट करोगे या फिर ऐसी क्षेत्र पर टेस्ट करोगे जहां पर 2% से ज्यादा, क्योंकि ये गाइडलाइन बताई है इन्होंने, बोला कि 2% से ज्यादा अगर कहीं पर किसी क्षेत्र पर कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं तो उस क्षेत्र पर जो है वो आप ये पूल्ड टेस्टिंग जो है वो नहीं करने वाले, राइट। तो ये चीज कही गई है। तो 2% से कम बताया गया कि जहां पर पॉजिटिव रेट जो है 2% से कम है तो वहां पर अलाउ किया गया है, वहां पर यूज किया जा सकता है इस पर्टिकुलर मेथड का। बट जिस जगह पर 2 से 5% या 5% से ज्यादा है वहां पर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये चीज यहां पर सामने आई थी, बट आपको तो पूल टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। कलारी-पयट्टू, बहुत बार ये टॉपिक न्यूज में आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। कलारी-पयट्टू जो है वो किस स्टेट का हम लोग को मार्शल आर्ट या फिर फाइटिंग स्टाइल देखने को मिलता है, इसे कलारी बोलते हैं, राइट। तो ये केरला का है, याद रखना। और केरला की जो महिला है वो भी इसमें यानी कि ट्रेनिंग लेती हैं। और केरला टूरिज्म जो है वो 6 थीम बेस्ड माइक्रो साइट्स लेकर आया है जहां पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि टूरिस्ट आकर केरला की इस बेहतरीन आर्ट फॉर्म को जो है वो देखें और ट्रेनिंग भी खुद भी ले लें। अब देखो, मेरू जत्रा या फिर दंड नाट की यहां पर बात हो रही है, तो ओडिशा के अंदर बैन कर दिया है इस फेस्टिवल को। क्वेश्चन यहां से बनेगा, मेरू जत्रा या फिर दंड नाट फेस्टिवल जो है वो कहां का है, तो ओडिशा का आपको ध्यान में रखना है, राइट। महाविषुव संक्रांति के ओकेशन के समय पर यह पड़ता है और ओडिया का न्यू ईयर भी इसे माना जाता है कि ओडिया का यानी कि ओडिशा का नया साल शुरू हो गया है इस फेस्टिवल से। और 21 दिन का ये फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है और जिस दिन ये खत्म होता है उस दिन दंड नाट होता है, राइट। और सिर्फ मेल पर्सन जो है वो इस फेस्टिवल में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना। और माता काली और भगवान शिव जो है उनकी पूजा की जाती है। अब त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, ये कहां का फेस्टिवल है, तो केरला का फेस्टिवल है, याद रखना। पहली बार ये कैंसिल हुआ है, मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल हमें देखने को मिल रहा है। और ये सब कैंसिल क्यों हुए तो उसकी वजह आई डोंट थिंक आपको बताने की आवश्यकता है। लॉकडाउन है, कहीं पर भी पब्लिक जो है वो एक साथ खड़ी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उसके ऑर्डर्स हम लोग को देखने को मिले थे, राइट। इसके अलावा इसे कहा जाता है कि ये इसको फेस्टिवल को, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल को केरला के शुरू किया गया था सख्तान थामपुरन जो महाराजा हैं कोची स्टेट के, उनके द्वारा। तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना। और 18वीं सेंचुरी पर इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। और देखिए, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर हमें देखने को मिला था, जैसे लॉन्च किया गया था। और स्टेट जो है गाइज, ये इंटर स्टेट मूवमेंट जितना भी होता है पेरिशेबल कमोडिटी का, वो जल्दी हो बिना किसी रुकावट के, इसलिए किया गया था। और ये इनिशिएटिव लॉकडाउन के समय पर फार्मिंग और फार्मिंग एलाइड सेक्टर जो है उसको प्रमोट करने के पर्पस के लिए किया गया था। तो वो इतना हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान में रखो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हम लोग बात करेंगे इस, तो इस निधि के, इस स्कीम के तहत 8 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिला है, राइट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री किसान स्कीम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें हर साल 6,000 रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से, राइट। और ये सभी फार्मर्स के लिए अब ओपन कर दिया गया है, यानी कि सभी फार्मर, उनके पास कितने भी साइज की जमीन हो वो मैटर नहीं करेगा, सभी के लिए ये स्कीम जो है वो अलाउ कर दी गई। पहले जो था वो 2 हेक्टेयर एरियाज के जो फार्मर्स हमें देखने को मिलते हैं ना, जिनके पास 2 हेक्टेयर एरियाज तक की लैंड होल्डिंग थी, तो उन्हीं को ही जो है वो अलाउ किया गया था, यानी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही ये स्कीम अलाउ की गई थी, राइट। कि इसका बेनिफिट जो है वो सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ही प्रोवाइड किया जाएगा जिनके पास जमीन 2 हेक्टेयर एरिया और उससे कम की हमें देखने को मिलती है। बट अब ये बैरियर जो है वो हटा दिया गया, या फिर ये जो लिमिट जो है या हम लोग को ये देखने को मिलता है ना कि 2 हेक्टेयर का जो क्लॉज है वो हटा दिया। अब सभी किसानों के लिए ये स्कीम ओपन है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो इंप्लीमेंट करती है। और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बेनिफिशियरी फार्मर को आइडेंटिफाई करने की, वो स्टेट के पास होती है, राज्यों के पास होती है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसके बारे में कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और इसमें ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। इसमें किसान जो है गाइस, उनको 2% का प्रीमियम जो है वो देना पड़ता है खारिफ क्रॉप्स के लिए। और क्योंकि देखो इंश्योरेंस करवाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसमें प्रीमियम तो लगता ही है ना। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा या फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस होगा, तो आप जानते हैं कि उसमें जो है आप प्रीमियम पे करते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ये कुछ ही है। बट इसमें क्रॉप इंश्योरेंस की कभी भी अगर किसान की फसलें वगैरह खराब होती हैं, कोई भी अगर इशू होता है किसानों को, तो उस किसान को जो है वो रीइंबर्समेंट जो है वो मिल सके अगर वो क्लेम करे तो
तो ये चीज है। तो इनको प्रीमियम देना होता है सभी खारिफ क्रॉप के लिए 2% का, राबी क्रॉप के लिए 1.5% का, और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5% का। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना। अब नालसा की बात करते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में, सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में। नालसा, तो ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इसे बनाया गया था नालसा को, और ये फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराती है हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन को, यानी कि गरीबों को फ्री लीगल सर्विस, यानी कि उनको अगर लॉयर की आवश्यकता है तो नालसा जो है वो उन्हें लॉयर जो है वो प्रोवाइड कराती है। और नया न्यायदीप, तो याद रखना न्यायदीप जो है ये ऑफिशियल न्यूज लेटर हम लोग को नालसा का देखने को मिलता है। और लोक अदालत ये ऑर्गेनाइज करती है डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, आइडेंटिफाई करती है स्पेसिफिक कैटेगरी को जो मार्जिनलाइज्ड और एक्सक्लूडेड ग्रुप की हमें देखने को मिलती है, और उनके लिए वेरियस स्कीम जो है वो तैयार करती है। फ्री लीगल एड सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में दोनों में ही गरीबों को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन को प्रोवाइड किया जाता है हमारी। और इसके अलावा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी एक हमें देखने को मिलती है जिसे बनाया गया है, और नालसा के जो भी डायरेक्शंस होते हैं, जो भी पॉलिसीज जो होती है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट लेवल पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हमें देखने को मिलती है, जिसके हेड होते हैं स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट होता है उसके चीफ जस्टिस इसके हेड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। तो नालसा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने प्रोग्राम्स, अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू अपने प्रोग्राम्स, अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाती है, राइट। तो ये चीज, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं, इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है उसी के कॉम्प्लेक्स में ये हम लोग को अथॉरिटी देखने को मिलती है। गूगल जर्नलिज्म इमरजेंसी रिलीफ फंड, तो गूगल ने जो है गाइस लोकल न्यूज आउटलेट्स की हेल्प करने के लिए कि आज इस समय पर, पेंडेमिक के समय पर वो प्रॉपर तरीके से अपने ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे, उनको जो है वो पैसा नहीं आ पा रहा था, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब हो रही थी, तो उनकी मदद करने के लिए रिलीफ फंड जो है वो गूगल ने रिलीज किया। तो याद रखना, जर्नलिज्म को लेकर रिलीफ फंड जो है वो किसने रिलीज किया है, तो गूगल ने। ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो गूगल नाम याद रखिएगा। ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करा रही है लोकल न्यूज रूम को, जो कि इकोनॉमिक जो फॉल आउट के कारण, पेंडेमिक के कारण जो है वो जिनको इशू हम लोग को देखने को मिला है, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है, ये काम का नहीं है अपने मेंस के लिए ये। अब सिविल डिफेंस वॉलंटियर की बात करेंगे, तो सिविल डिफेंस एक्ट के तहत सिविल डिफेंस वॉलंटियर आते हैं। ये एक्ट को 2009 में अमेंड किया गया था, इसमें शामिल किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट को भी एक एडिशनल रोल के तौर पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए। और ये वॉलंटरी बेसिस पर लोग जो है वो इस सर्विस में शामिल होते हैं, आते हैं। बट हाँ, कुछ कुछ जो ग्रुप होता है वो पेड स्टाफ का भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, या डेप्यूटी कमिश्नर जो होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं इस सिविल डिफेंस को। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो की बात करेंगे इस, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अप्रूव कर दिया है कि इंडिया को 16 MK-54 ये टॉर्पीडो जो है वो भेजा जाएगा। ये बेसिकली एक प्रकार की मिसाइल हम लोग को देखने को मिलती है, डिफेंस प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन के तौर पर ये काम करता है, हेलीकॉप्टर्स में से लगाया जा सकता है, और जो शिप्स होती हैं उनमें लगता है, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट में भी लगता है, इवन सबमरीन में भी ये लगाया जा सकता है। अब देखिए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज की बहुत बुरी हालत हुई थी, यानी कि कंट्रीज की बहुत बुरी हालत हम लोग को देखने को मिली थी, क्योंकि अब देखो लॉकडाउन वगैरह हो गया था, तो कंजम्पशन वगैरह ऐसा उतने हाई लेवल पर हो नहीं पा रहा था, और इनकी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है तो उस पर अलग वो परेशान थे। तो इसके बारे में भी काफी डिटेल में हमने चर्चा करी थी, बट वो चीज आपके मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो स्ट्रिक्ट बैन कर दिया गया था लिकर, गुटखा और टोबैको के ऊपर। तो ये वाली चीज थी। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये चीज बहुत काम की आप लोगों के लिए। इसमें होता क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टैब्लिश होता है, राइट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो गया, किसी प्रकार का प्रोजेक्ट होता है, तो उसके लिए और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स को कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर जैसे कि इंडस्ट्री हो गई, ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, राइट, तो उसके स्टैब्लिश होने से पहले क्लियरेंस लेना पड़ता है, राइट, एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होता है। और वो कब मिलता है, जब प्रॉपर तरीके से उस प्रोजेक्ट का प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है, प्रॉपर एक्सेस किया जाता है, प्रॉपर मूल्यांकन प्रॉपर तरीके से किया जाता है। उसके बाद जो है चेक किया जाता है कि कहीं वो प्रोजेक्ट जो है वो एनवायरमेंट को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, उस प्रोजेक्ट के आने से एनवायरमेंट में किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं होगा, तो उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट को अलाउ किया जाता है। और ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत लाया गया था। और माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, रिवर वैली, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज वगैरह, तो इन्हें शुरू होने से पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता ही है, राइट। और
राज्य सरकार जो होती है गाइस, तो ये प्रोजेक्ट्स को जो है वो उनकी साइज और उनकी कैपेसिटी को देखकर उनको क्लियरेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। इसमें आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, इसमें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी है। कैटेगरी ए के अंदर नेशनल लेवल का हम लोग को अप्रेजल देखने को मिलता है, मतलब कि अप्रूवल जो होता है और असेसमेंट जो होता है वो नेशनल लेवल पर होता है। और कैटेगरी बी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है स्टेट लेवल का अप्रेजल होता है। कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस हासिल करना, राइट। और इन्हें हमें देखने को मिलता है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस से नहीं गुजरना होता, क्योंकि उसमें तो प्रॉपर असेसमेंट हमें देखने को मिलता है। बट कैटेगरी बी के जो प्रोजेक्ट होते हैं इसमें स्क्रीनिंग होती है, इसमें जांच होती है। इसमें भी दो प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, जिसमें मैंडेटरी होता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को करना, और नॉन मैंडेटरी होता है, राइट। इसमें कैटेगरी B1 और B2 भी हमें देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा एक जनरल सा आइडिया आपको होना चाहिए। हफ्तार फोर्सेस जो है गाइस, इन्होंने लीबिया की कैपिटल त्रिपोली में अटैक किया। तो लीबिया की कैपिटल क्या है? त्रिपोली। आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हफ्तार जो है गाइस, ये बेसिकली खलीफा बेल कासिम हफ्तार, ये कमांडर हम लोग को लीबियन नेशनल आर्मी का देखने को मिलता है, और लीबियन सिविल वॉर में ये एंगेज था, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। कभी कभी पर्सनालिटी के बारे में चीजें पूछ ली जाती है। गद्दाफी की बात करें गाइस, तो गद्दाफी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, काफी डिटेल में इसका एक ओवरव्यू दिया था। तो आपको दो तीन चीजें जैसे पता होनी चाहिए, जैसे कि गद्दाफी जो था ये बेसिकली मोअम्मर गद्दाफी डिक्टेटर हम लोग को देखने को मिलता था लीबिया का, राइट। और 2011 का बैटल ऑफ सिरटे जो था, इसमें इसकी मौत हुई थी। तो बैटल ऑफ सिरटे जो है वो किससे रिलेटेड है? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो मोअम्मर गद्दाफी से रिलेटेड है। ये बेसिकली डिक्टेटर था, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने इसकी पूरी स्टोरी आपको बताई थी, राइट। और इसने किस प्रकार के रूल लेकर आ गया था कि जितने भी लोग होंगे मैंडेटरी होगा कि अरेबिक स्टाइल में ही पहने, मतलब कि वहां की जो जनता है, जो अरब की यानी कि इस लीबिया की जो जनता है, उसको इन्होंने कहा था कि जो अरब का जो पहनावा उड़ावा है तो वैसे ही लोग पहनेंगे, उसके अलावा अगर कोई जीन्स टी शर्ट पहन के घूमेगा तो उससे बंद कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के इसने स्ट्रिक्ट रूल जो है वो वहां पे लगा दिए थे। कहा था कि सिर्फ अरब लैंग्वेज ही जो है वो उपयोग में ली जाएगी, जैसे कि साइन बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं ना, तो वो इसने अरब लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिए थे पूरे के पूरे। तो ये बड़ी दिक्कत कर दी थी इसने। ग्रीन बुक एक जारी कर दी थी, एक नई प्रकार की डेमोक्रेसी इसने शुरू कर दी थी अपनी खुद की अलग टाइप की, और डायरेक्ट पावर जो है वो दे दी थी पब्लिक को इसके अंदर। बट एक्चुअल में डायरेक्ट पावर नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर थे जिसको हमने डिस्कस भी किया था। बट वो अभी आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। बट थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि मोअम्मर गद्दाफी की बात हो रही है तो आप उसको लीबिया के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे। लीबिया का ये हम लोग को देखने को मिला था, डिक्टेटर था, राइट, मोअम्मर गद्दाफी। अब पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम की यहां पर बात हो रही है। तो जो लोग कोरोना वायरस में आईसीयू में थे, राइट, उसके बाद जब वो घर गए तो वो डिप्रेशन वगैरह उनमें हुआ था। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर बताई गई थी। तो ये ये हम लोग को इंटेंसिव केयर सिंड्रोम देखने को मिलता है, ये वाली चीज, ठीक है। तो इसके बारे में चीजें थी वो आप लोग को बस यही चीज बस पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंस कमेटी की बात करें, सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये एडवाइस करती है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, राइट, और रिपोर्ट करती है, राइट, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को किसके बारे में, कि कैसे वो मतलब कि क्या किस प्रकार से जो है वो मैनेज करें, सुपरवाइज करें इंटरनेशनल मॉनिटरी और फाइनेंशियल सिस्टम को। तो ये वाली चीज बस सिंपल सी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की बात करें, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें ये चेक कर लेना करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा। नहीं तो कई बार स्टूडेंट जो है वो ऐसी सिली सी मिस्टेक कर देते हैं और बड़ा लॉस जो है वो झेलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की बात करेंगे तो इसमें फ्री एलपीजी कनेक्शन किनको दिया जा रहा है? पुअर हाउस होल्ड को फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है, और उसमें भी 18 साल से ज्यादा की उम्र की जो एल्डेस्ट महिला उस घर में होंगी तो उनके नाम पर वो कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या हो रहा है? वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एलपीजी कनेक्शन जो है वो फ्री में दिया जा रहा है। हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए? क्योंकि घरों में जो कोयला नहीं कहेंगे हम लोग, जो लकड़ी वगैरह जो होती है, कंडे वगैरह होते हैं, उसको जो जलाया जाता है, उससे खाना पकाया जाता है, तो उससे जो धुआं निकलता है घरों के अंदर, राइट, जैसे कि जो लोग एलपीजी का उपयोग नहीं करते तो उसमें जो धुआं निकलता है तो वो एनवायरमेंट को तो डैमेज करता ही करता है, लोगों की हेल्थ को डैमेज करता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज होने लगते हैं। और घर में होते हैं बच्चे, तो बच्चों को भी रेस्पिरेटरी इश्यूज जो होने लगते हैं, किसके कारण? ये फॉसिल फ्यूल के कारण, फॉसिल फ्यूल के जलने के कारण। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कीम हमें देखने को मिल रही है कि फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने की स्कीम है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि पहली डील 10 AGM-84L हरपून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल की हुई थी। मिसाइल जो है वो बोइंग P-8I पोसाइडन 8 इंडिया, यानी कि इसमें जो है वो उपयोग में ली जा सकती है। पेट्रोल एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। पोसाइडन 8 इंडिया जो है गाइस, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोस्टल एरिया की पेट्रोलिंग के लिए। तो हमारे जो कोस्ट गार्ड जो हम लोग को इंडियन
कोस्ट गार्ड जो देखने को मिलते हैं, तो वो इसका उपयोग करते हैं, राइट। सर्च और रेस्क्यू मिशन में इसका उपयोग किया जाता है, एंटी पायरेसी में इसका उपयोग किया जाता है, और ऑपरेशंस जो होते हैं दूसरे मिलिट्री के आर्म्स के, यानी कि आर्म फोर्सेज जो है हमारी, तो उनके ऑपरेशन में भी इसको तैनात किया जाता है, पोसाइडन 8 इंडियन को, राइट। ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सर्वे कंडक्ट करती है। 49th ये सर्वे हमें देखने को मिला है। इसका लेटेस्ट हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये सर्वे देखने को मिला है। और ये सर्वे किस पर्पस के लिए किया जाता है, जिससे कि बेहतर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बना सके आरबीआई, उसके लिए ये सर्वे कंडक्ट करती है। तो याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि ये फलाना सर्वे जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो आरबीआई कंडक्ट करती है किनके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। और बताया जाता है कि ये सर्वे जो होता है ये हम लोग को क्वार्टरली बेसिस पर देखने को मिल रहा है 2008 से लगातार। चित्रा जीन लैंप एन की बात करें गाइस, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट किट हम लोग को देखने को मिल रही है। 2 घंटे में कोरोना वायरस का बहुत सस्ते रेट में पता लगाने के लिए टेस्ट किट है ये। इसे डेवलप किया गया था श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम के द्वारा, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। और टोटल 30 सैंपल जो है वो एक बार में सिंगल बैच में जो है ये डिटेक्ट करती है, यानी कि 30 सैंपल में। और कहा जाता है कि 10 मिनट में डिटेक्ट कर लेती है और फाइनल जो रिपोर्ट जो है वो 2 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड करा देती है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑटोनॉमस सोसाइटी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी के अंदर आती है। 1991 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को। और इसमें हमारी कंट्री के अंदर हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर बनाएं और उसको जो है वो एक्सपोर्ट करें, ये इसका मेन पर्पस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और आज जो है वो सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग कल जो है वो यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग आगे के टॉपिक्स को, अप्रैल के रिवीजन वाले टॉपिक्स को जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।